सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपके सामने दो ऐसा प्रश्न बताने जा रहा हूं जो आपको एग्जाम हॉल में D2 देखने को मिलेंगे। मेरे भाई, इससे पहले जितने सारे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूं, ये सारा क्वेश्चन को आप लोगों को कवर कर लेना है। और मेरे भाई, जैसे ही आप लोगों को मेजर पेपर माइनर पेपर में मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने किया और वही प्रश्न आया। ठीक है, आपका MDC हिंदी में भी यही हाल होगा। और घबराएं नहीं मेरे दोस्तों, सेमेस्टर 2 का भी कोर्स बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। यानी 15 मई से सेमेस्टर 2 का क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आइए सर, बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, वो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य का काल विभाजन। यानी हिंदी साहित्य, हिंदी का जो लिटरेचर है, इसका काल विभाजन। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुने होंगे, यस या नो? आप कहेंगे सर बिल्कुल हम लोगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुने। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत सारे ब्रांचेस है। SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, ICICI बैंक है, बहुत प्रकार का बैंक है। आप कहेंगे सर बिल्कुल है, हम लोग खुद पैसा जमा करते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, ठीक इसी प्रकार हिंदी साहित्य का भी दोस्तों, अगर हम लोग काल विभाजन की बात करें तो हर एक काल में हिंदी का जो है वो दोस्तों हमारा डिवीजन हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया था, हिंदी जो शब्द है, हिंदी जो बोल रहे भाई, ये किससे लिया गया है? तो बोलेंगे सर हमारा संस्कृत से, यस या नो? लेकिन पहले ये क्या था सर? पहले ये था हमारा अपभ्रंश भाषा, फिर पाली भाषा, फिर संस्कृत भाषा, फिर हिंदी भाषा हमारे पास पहुंचा है। तो इसका काल विभाजन, जो हमारा काल टाइम डो डिवीजन हुआ है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। आइए मेरे भाई बात करते हैं, नामांकन की समस्या पर प्रकाश डालें। आइए दोस्तों, बहुत प्यारे तरीके से समझने के प्रयास करते हैं, गौर से सुनिएगा सिर्फ, ठीक ना? हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत पुराना है। बिल्कुल भाई, ये पुराना नहीं बल्कि बहुत पुराना है। हिंदी साहित्य जो है ये पुराना नहीं बल्कि बहुत पुराना है। मतलब इतना पुराना है, हमें जहां तक लगता है कि कोई लिखित प्रमाण नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको अपभ्रंश भाषा, संस्कृत भाषा, पाली भाषा और मेरे दोस्तों आपको हिंदी भाषा देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? तो बहुत ही प्राचीन हमारा हिंदी साहित्य जो है ये बहुत ही प्राचीन है, ठीक है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही पुराना है और इसका विकास समय समय पर अलग अलग रूपों में हुआ है। जैसे दोस्तों, पहले जमाने के लड़कियां थोड़ा कम मेकअप करती थी, आज फाउंडेशन लगा रही है। आज लिपस्टिक आते थे पहले जमाने, हम तो लगाते नहीं है ना, हमारे घर में कोई लगाते हैं। तो जो लगाते हैं उनका सुने होंगे 20 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया के अंदर में आ जाता था। लेकिन आज लड़कियां कह रही है क्या कि कम से कम जो हमारा लिपस्टिक है, लिपस्टिक, ये कम से कम 400-500 रुपया का होना चाहिए, हाँ या ना? तो ये क्या है? दुनिया विकास की राह पे जा रहा है। दुनिया क्या हो रहा है रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर विकास की ओर जा रहा है, डेवलपिंग हो रहा है। तो जैसे जैसे दुनिया डेवलप हुआ, जैसे जैसे दुनिया विकास की राह पर गया, वैसा ही दोस्तों हमारा हिंदी साहित्य का भी दोस्तों विकास अलग अलग समय में होने लगा, अलग अलग समय में अलग अलग होने लगा। इस लंबे इतिहास को समझने और अध्ययन करने के लिए साहित्य को विभिन्न काल यानी समय में बांटा गया है। अब इस लंबे, बहुत प्राचीन है हमारा हिंदी, ये आज का तो भाषा नहीं है हमारा हिंदी, बहुत ही प्राचीन भाषा हमारी हिंदी है ना? तो इस भाषा को समझने के लिए हम लोगों को डिवीजन करना होगा। इसका काल का क्या करना होगा रसगुल्ला? तो डिवीजन करना होगा, ठीक है? लेकिन अपवाद, लेकिन यह काल विभाजन और उनके नामकरण को लेकर विद्वानों में एकरूपता नहीं है। सभी लोग कहता है नहीं भाई, ये काल विभाजन का जो समरूप होने चाहिए, जो एक जैसे सारे विचारधारा, सारे विद्वानों का जो मत होना चाहिए। जैसे आज आप कहेंगे सर आज शुक्रवार है, मैं भी कह रहा हूं सर आज फ्राइडे है, तो आपका विचार मेरे विचार से क्या हो रहा है? मिल रहा है। लेकिन दोस्तों हिंदी साहित्य में जितने सारे विद्वान हैं, एक भी विद्वान का बात आपस में मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा, आगे बात करेंगे। तो लेकिन यह काल विभाजन और उनके नामकरण को लेकर विद्वानों में एकरूपता नहीं है, यानी सभी एक जैसे नहीं मानते, कोई कुछ मानते हैं, कोई कुछ मानते हैं। जैसे भारत आजाद हुआ 1947 में, कोई कह रहा है कि 1947 में नहीं, एक आप लोगों ने इंडियन आइडल में एक शो देखे होंगे, वो कह रहा है कि मोदी आया तब से हमारा भारत आजाद हुआ। कोई कह रहा है नहीं भाई हमारा 1945 में ही आजाद हो गया। कोई कह रहा नहीं भाई 1857 में ही हमारा विद्रोह जो हुई थी वहीं पे हमारा आजादी हो गई थी।
सबका अलग अलग विद्वान का मानना है, ठीक है। ऐसे हमारे इतिहास के कालखंडों का अलग अलग विद्वान आते हैं और सभी विद्वान एकमत नहीं है, मतलब एकजुट। एकमत का मतलब क्या बोल सकते हैं भाई, एकजुट नहीं है, ठीक है। आइए, काल विभाजन का उद्देश्य, आखिर हम लोग हिंदी का काल विभाजन क्यों करेंगे भाई। हिंदी बहुत प्राचीन भाषा है, ये मुझे पता है, आपको भी पता है, लेकिन इसका काल विभाजन क्यों किया गया। अच्छा, इसका काल विभाजन डिवीजन करने का क्या उद्देश्य था, क्या पर्पस है, क्या हम इसका काल विभाजन करें, है या नहीं। आइए दोस्तों, साहित्य कालों का विभाजन इसलिए किया जाता है ताकि यह समझा जा सकता है सके कि किस समय में कैसे साहित्य लिखा गया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बात है। क्या है, साहित्य कालों का विभाजन इसलिए किया जाता है, साहित्य कालों का जो हमारा विभाजन है वह सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि समझा जा सके कि किस समय में कैसे साहित्य लिखा गया है भाई। आप एक बात बताइए, आप जब नर्सरी में पढ़ते थे, या आप जब 5 क्लास में थे, या आप जब दोस्तों 10 क्लास में थे, उस समय का हैंड रिटन देखिए आपका कैसा था, और आज अपना हैंड रिटन को देखिए, या तो बेटर हुआ होगा या तो और खराब हुआ होगा, दो में से एक हुआ है। तो वही कह रहा है दोस्तों कि हिंदी साहित्य जो है समय के साथ साथ कैसे दोस्तों लिखा गया है, इसके बारे में दोस्तों बताया जा रहा है काल विभाजन में। समझ रहे बातों को। तो कह रहे कैसे साहित्य लिखा गया, कौन कौन से लेखक सक्रिय थे और कौन कौन सा लेखक आया इस काल विभाजन में, कौन कौन सा लेखक आया, इस लेखक के सक्रिय थे, और उस समय की भाषा, शैली और विचारधारा कैसी थी। वहां के जो लेखक थे, हमारा जो काल विभाजन, जो हमने हिंदी का काल विभाजन मतलब एग्जांपल देता हूं कि 2002 में हमारा हिंदी कैसा था, 2012 में हमारा हिंदी कैसा हुआ, 2022 में हमारा हिंदी कैसा हुआ, 2032 में हमारा हिंदी कैसा होगा, इसको बोलते हैं काल विभाजन, इसको बोलते हैं टाइम ड्यूरेशन। समझ रहे मेरे भाई, समझ रहे रसगुल्ला, अरे जाने मन, समझ में आ रहे ना। चलिए, तो अलग अलग इतिहासकार आते हैं, अलग अलग साहित्य आते हैं, अलग अलग लिटरेचर आते हैं, उन्होंने अलग अलग भाषा, अलग अलग शैली और अलग अलग विचारधारा प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी साहित्य की प्रमुख काल, तो हिंदी साहित्य अधिकतर विद्वान हिंदी साहित्य को 4 या 5 प्रमुख कालखंडों में विभाजित करते हैं। ऐसा विभाजित किया बहुत सारा काल में, ऐसा विभाजित किए हैं बहुत सारा काल में, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हिंदी साहित्य को बहुत सारे विद्वान सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 कालखंडों में विभाजित करते हैं। कितने कालखंडों में मेरे शेर सरनियों, तो आप कहेंगे सर 4 से 5 कालखंडों में विभाजित करते हैं। अब आते सर, स्टार्ट कहां से होता है, आदिकाल। अब स्टार्ट कहां से होता है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर हमारा स्टार्टिंग हो रहा है आदिकाल से। कहां से, तो बोलेंगे सर आदिकाल से। देखिए मेरे भाई, आदिकाल का टाइम ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा 1050 ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी से लेकर के 1350 तक लगभग अगर देखा जाए तो ये हमारा कालखंड 300 साल तक चला। कितने साल तक मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 300 साल तक चला। कौन सा, आदिकाल। और यही हमारा पहला काल है, आदिकाल ही हमारा पहला काल है। ये आदिकाल ही है जो हमारा पहला काल है। समझ रहे मेरे जाने मन, दिल के टुकड़ा, समझ में आ रहा ना बाबू लोग। चलिए सर, उम्मीद करते हैं मेरे शेर सरनियों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आदिकाल 1050 से लेकर के 1350 ईस्वी तक, ठीक है। इस काल को हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं, थोड़ा समझते हैं मेरे भाई। इसे वीर गथा काली भी कहा जाता है, नाम है भाई। आपका घर में भी दोस्तों आपको एक और नाम दिया होगा और आपका रियल नाम कुछ और है। यस या नो, आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। ठीक इसी तरह से जो हमारा आदिकाल है, जो हमारा 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक जो चला है, इस काल को हम लोग आदिकाल बोलते हैं। एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग वीर गाथा काल भी कहा जाता है, वीर कथा काल भी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों इसमें वीर लोग थे, योद्धाओं थे। मोहम्मद गजनवी को आप ले सकते हैं, विदेशी आक्रमण मोहम्मद गजनवी। दूसरी बात, इसमें वीर रस और राजाओं की बहादुरी की गीत रचे गए हैं। अब इस काल की हम बात करें, आदिकाल में मैंने अभी आपको क्या कहा, यहां पे जो बड़े बड़े राजा थे, महाराजा थे, उनके द्वारा किए गए बहादुरी को एक गीत के रूप में लिखते थे भाई। क्या बोलते भाई, एक गीत के फॉर्मेट में लिखते थे।
समझे मेरे बातों को, एक गीत के फॉर्मेट में लिखते थे। प्रमुख रचना, जैसे दोस्तों पृथ्वीराज रासो, उन्होंने क्या लिखा था? चंद्र बरादाई। अब इस काल का, आदिकाल का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आदिकाल का प्रमुख रचनाकार कौन है या प्रमुख कवि कौन है, तो आप बताएंगे दोस्तों उस कवि का नाम था पृथ्वीराज रासो, जिन्होंने क्या लिखा है? चंद्र बरदाई। कई बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, एक बार नहीं कई बार पूछे जाते हैं मेरे शेर सरनियों कि आखिरकार आदिकाल का एक प्रमुख कवि का नाम बताएं। तो आपको बताना होगा पृथ्वीराज रासो। रचनाकार पूछे मेरे भाई चंदन बरादाई। समझ गए यहां तक? यह था हमारा आदिकाल। आदिकाल के बारे में 3 पॉइंट लिखना है। पहला, इसे वीर कथा काली भी कहा जाता है। इसमें वीर रस, यानी यहां पे योद्धा जो होते थे ना भाई, जो राजा थे ना भाई, उस राजा के बारे में इसमें वर्णन किया गया है आदिकाल में। तो इस वीर रस और राजाओं की बहादुरी के गीत रचे गए हैं। कहां पे? आदिकाल में। प्रमुख रचनाएं, क्या बोलेंगे सर? प्रमुख रचनाएं। अब आते हैं दोस्तों प्रमुख रचनाएं क्या है, तो बताएं पृथ्वीराज रासो, और इन्होंने लिखा है क्या? हमारा चंद्र बरदाई। याद समझ में आ गया मेरे भाई? उम्मीद करते हैं। चले मेरे जाने मन, मेरे दिल के टुकड़ा, आप सभी को बहुत प्यारा तरीके से आदिकालीन के बारे में पता चल गया होगा। अब आते हैं दोस्तों आदिकाल के बारे में चर्चा करने के बाद हमारे पास आता है भक्ति काल। क्या मेरे भाई? भक्ति। ये भक्ति काल शुरू होता है 1350 ईस्वी, यानी इसके ठीक है इंड पोजीशन के बाद 1700 तक। कितना? 1700 तक। यानी इस जमाने में हम बोल सकते हैं हमारा अंग्रेजों का आवागमन हो चुका है भाई। क्या बोलेंगे सर? हमारा अंग्रेजों का आवागमन इस काल में हो चुका था। ठीक है, हम लोगों ने पहला डिस्कस किया आदिकाल। अब आता है दोस्तों भक्ति काल। इसमें भक्ति और भगवान की उपासना पर आधारित रचना रची गई है। जैसे दोस्तों यहां पे हमारा कबीर भक्ति थे, तुलसीदास एक भक्ति थे, है ना भाई। इस प्रकार बहुत सारे, जैसे बोल सकते हैं सूरदास, बहुत सारे ऐसे कवि आए इस काल में जो दोस्तों भक्ति का रूप भी निभाते थे। आप खुद देखिए मेरे भाई, कालिदास, सूरदास, या आप बोल सकते हैं दोस्तों तुलसीदास, है ना। ये सारे लोग क्या थे? ये सारे लोग कवि भी थे और एक प्रकार का भक्ति भी थे, भक्ति भी करते थे। क्या करते थे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर भक्ति भी करते थे। समझिएगा, वही कह रहा है कि इसमें भक्ति और भगवान की उपासना पर आधारित रचना रची गई है। इसमें बोल रहा है कि जो हमारा भक्ति काल है, इसमें भक्ति जैसे दोस्तों क्या बोलूंगा भाई, आज के जमाने में कोई लड़का किसी लड़की का भक्ति होते हैं, कोई लड़की कोई लड़का का भक्ति होता है। नहीं, उस जमाने में होता था भगवान का भक्ति होते थे, अपने गुरुजनों का भक्ति होता था, अपने माँ बाप का भक्ति होते थे। यानी इसका मतलब यह है कि माँ बाप जब कहते थे वही करते थे वो लोग, यानी गुरु जो कहते थे वही चेला करते थे। यानी दोस्तों जो कुछ भी होता था उनका बिना परमिशन से वो नहीं करते थे। और आज गर्ल और बॉय का भक्ति का दौर चल रहा है। तू नाइकी भी गए, नाइकी भी, हम वो नाइकी बोले, और पता नहीं इधर लड़की पूरा ठूस रही है। हाँ ऐसा ही होता है, सच बताता हूं। इसीलिए कहा गया ना भाई कि सच कहते हैं दुनिया वाले प्यार ना कर, प्यार तो है एक रोग बुरा, इस रोग से डर। बोलता या नहीं? मैं नहीं कह रहा भाई, जिन्होंने लिखा है ना उन्होंने बहुत अच्छा बात कहा है। खैर आइए टॉपिक पे, है ना। तो इसमें भक्ति और भगवान शिव भगवान, विष्णु भगवान, है ना। तो इसमें भक्ति और भगवान की उपासना पर आधारित रचना रची गई। 2 प्रमुख शाखाएं, एक था हमारा निर्गुण, जो हमारा कबीर और दातू को मानने वाले थे। निर्गुण परंपरा के लोग कौन थे भाई? तो बोलेंगे सर कबीर और दातू थे। और सगुण मानने वाले कौन थे मेरे भाई? तो बोलेंगे तुलसीदास और सूरदास। अगर प्रेम मार्गी शाखा की बात करें तो राधा कृष्ण, अभी मैंने आपको बताया लव स्टोरी, अभी मैंने आपको बताया भाई। देखो भाई अभी तो हम लोग बहुत बाद में आ गए ना भाई। सोचिए ये आज से दोस्तों हमारा 1300 मतलब मान के चलिए 1000 साल पहले की बात कर रहा है ये लोग, 1000 साल से भी पहले की बात कर रहा है रसगुल्ला। तब से प्रेम की कथाएं चल रही भाई। राधा कृष्ण का प्रेम, इनका प्रेम हमारे प्रेम से मिलता जुलता नहीं है ना। हम हर पल, हर लम्बा, हर घड़ी अपने आप को बदलते रहते हैं, है ना। चलिए मेरे भाई, खैर आइए
मजाक करना मेरा बचपना आदत है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना भाई। चलिए देखिए, मैं कह रहा हूं कि प्रेम मार्गी शाखा है। इस काल का अगर एक प्रेम की बात करें, भक्ति मतलब क्या, अभी तो बताए दोस्तों क्या, अरे दो ऐसा व्यक्ति जो इसके बिना ये ना चले, इसके बिना ये ना चले, जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स के भाषा में कहते हैं आपका पूरक वस्तु, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता है। कलम स्याही के बिना, स्याही कलम के बिना, पेट्रोल कार के बिना, कार पेट्रोल के बिना, ये हमारा क्या कहलाएगा? तो बोलेंगे सर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मोहब्बत, है ना। वही कह रहे प्रेम मार्गी शाखाएं राधा कृष्ण की भक्ति की। मेरा भाई एक बार कमेंट में जल्दी से एक बार आप लोग बता दें, क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया भाई? तो आगे में बढ़ो भाई, ठीक है। अपने भाषा में लिखने के प्रयास कीजिएगा तो मजा आएगा, रट्टा मत लगाइए दादा लोग। चलिए, तो पहला कल हम लोग आदिकाल डिस्कस किए। आदिकाल का टाइम ड्यूरेशन याद रखिएगा, अगले साल पूछा गया था। भक्ति काल का नहीं पूछा था, हो सकता है इस साल भक्ति काल का टाइम ड्यूरेशन पूछा जाएगा। अब आते हैं दोस्तों हम लोग किसके बारे में? रीतिकाल। रीतिकाल के बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं भाई, ठीक है। रीतिकाल, अब इसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं श्रृंगार काल भी कहा जाता है। रीतिकाल को हम लोग श्रृंगार काल भी कहा जाता है भाई। रीतिकाल को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? श्रृंगार बोलते हैं भाई, श्रृंगार। अब कैसे मेकअप करना है ये लड़की से बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता, है ना भाई। चलिए खैर आइए, तो रीतिकाल अगर हम बात करें 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक, है ना भाई, 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। आइए बात करते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। एक बार प्रश्न आया था 2024 में, 24-28 का जो सेशन 23-27 का, उसमें पूछा गया था कि हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता था। आप कोई स्टूडेंट्स अगर पूरा डिटेल्स में, पूरा डीपली में नहीं पढ़ा है तो वो कैसे आंसर बता सकता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, वो है या नहीं? वैसे ही दोस्तों हमारे साथ यहां पे हुआ कि इसे इस श्रृंगार काल भी कहा जाता है। आपको पता होगा श्रृंगार काल रीतिकाल को कहा जाता है, तभी तो आप बता सकते हैं, नहीं तो नहीं बता पाएंगे आप। इस काल में साहित्य में राजा रानी, प्रेम, नारी, सौंदर्य आदि का वर्णन मिलता है। आप जब रीतिकाल को उठाएंगे तो मेरे दोस्तों लड़की लोग जो आज मेकअप करते हैं ना, पॉन्स पाउडर, क्या आपके बोलते हैं भाई इसको? पुट्टी, जो घर में वाल पुट्टी करते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? भूल गया भाई, इसको क्या बोलते रहे भाई, याद नहीं आ रहा भाई। प्राइमर, अरे बाप रे बाप, हम तो जिंदगी में सुने थे कि घर में प्राइमर लगाता है भाई, कलर करते उस समय प्राइमर लगाता। आप तो सुन रहे कि लड़के अपने गाल पे भी प्राइमर लगाती भाई। क्या बताऊं मेरे दोस्त, क्या हाल बन चुका है। लेकिन कौन समझाएगा उस लड़की को कि तेरे मेकअप सिर्फ पल भर के लिए है, तेरे किरदार का मेकअप जिंदगी भर के लिए है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, इस काल में साहित्य में राजा रानी, प्रेम, जो मोहब्बत है, इस काल में भी स्टार्ट हुआ है। लेकिन इस काल में जो हमारा रीतिकाल है, इसमें मेकअप, श्रृंगार, शाम हुई 4 बजे, कितना भी घर में काम रहे, शादीशुदा हो या बिना शुदा हो, कोई लेना देना नहीं है। आईना के सामने बैठ जाना है और कभी इससे कर लगाना है, कभी इसका लगाना है, कभी इसको लगाना है, कभी इसको। मुझे समझ में नहीं आता है वो लड़की मेकअप किसके लिए कर रही है। अरे तेरे हस्बैंड तो मेकअप करने के लिए मना कर रहा भाई, तो कर किसके लिए रही है? आप सुंदर बनने के लिए या किसी को दिखाने के लिए? अगर किसी को दिखाने के लिए करना है तो फिर आप उनसे शादी क्यों किए? कराइए सर। बात करते हैं तो इस काल में साहित्य में राजा रानी, है ना भाई, प्रेम, नारी, सौंदर्य, मतलब नारी की सुंदरता के बारे में इस काल में वर्णन किया गया। अगर प्रमुख कवि की बात करें तो बिहारी, केशवदास, देव, ये सब हमारा था दोस्तों रीतिकाल का प्रमुख कवि, रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। ठीक है, आइए अब आते दोस्तों, रीतिकाल हमारा समाप्त हुई, तो अब हमारा आते हैं आधुनिक काल। अब आधुनिक काल शुरू होता है हमारा 1900 से वर्तमान तक। आधुनिक काल, आधुनिक का मतलब आज, आधुनिक का मतलब होता है मॉडर्न जमाना। आधुनिक का मतलब क्या होता है मेरे सिर नहीं हो तो बोलेंगे सर मॉडर्न जमाना। ठीक है भाई, आधुनिक का मतलब क्या होता है? मॉडर्न जमाना। थोड़ा सा सुनते हैं दोस्तों मॉडर्न जमाना के बारे में। ठीक है, आइए इसमें देशभक्ति, देशभक्ति। अब मॉडर्न जमाने में क्या, हम देशभक्ति, अब हम देश से प्यार करेंगे भाई, है ना भाई। अब हम अपने देश से मोहब्बत करना शुरू करेंगे। वही कह रहे हैं कि इसमें देशभक्ति, समाज सुधार, यथार्थ, नारी चेतना जैसे विषय पर रचना लिखी है। इसमें प्रमुख युग की अगर बात करें तो भरतेंदु युग,
दो आप लोगों ने नाम सुना होगा, भरतेंदु हरिश्चंद्र, जो सबसे विख्यात राइटर था, एक बहुत प्रसिद्ध हमारा लेखक है। कौन? भरतेंदु हरिश्चंद्र। क्लास 12 में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखिए द्विवेंद्र प्रसाद हजारी, ये भी दोस्तों हमारा क्या था भाई, तो बोलेंगे राष्ट्रीयता समाज सुधारक, ये समाज को सुधारने में लगे हुए थे भाई। कौन हमारा दोस्तों, तो बताएंगे सर हमारा, याद रखेगा, द्विवेंद्र प्रसाद हजारी। अब आते दोस्तों छायावाद कवि। छायावाद कवि का नाम से किस कवि को जाना जाता है, कमेंट कीजिए जल्दी से। छायावाद कवि के नाम से किसे जाना जाता है, जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग। छायावाद कवि के नाम से किसे जाना जाता है, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से। तो छायावाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भूल गए क्या भाई आप लोग? इसीलिए तो कहता हूं भाई, मोहब्बत से पढ़ा कीजिएगा तो नहीं भूलेंगे आप। नहीं, कब गुलाब दिए, कब क्या दिए, कब दुपट्टा खरीद दिया, ये सब नहीं भूलते भाई। ठीक इसी तरह से मोहब्बत से पढ़ा कीजिए, जिंदगी में नहीं पढ़ेंगे। मैं क्लास 12 में चिल्ला चिल्ला के बताया था, याद कीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बताए थे या नहीं? चलिए आइए बात करते हैं। तो छायावाद की अगर हम बात करें तो छायावाद है दोस्तों भावनात्मकता और सौंदर्य, इसके बारे में दोस्तों वर्णन किया गया। कहां पे? तो बोलेंगे सर हमारा आधुनिक काल में। कहां पे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर हमारा आधुनिक काल में। इसके बाद आता है प्रगतिवाद, यानी सामाजिक यथार्थ, समाज के बारे में ये बात करता था, हमारे सामाजिक यथार्थ। तो ये था मेरे दोस्तों आप लोगों का काल विभाजन, है ना, हमारा टाइम डिवीजन। क्या आप लोगों को अभी तक टाइम डिवीजन के बारे में समझ में आ गया है? तो मैं आगे चलूं। अब आते हैं दोस्तों टाइम ड्यूरेशन के बाद, सॉरी टाइम डिवीजन के बाद नामकरण की समस्या। क्या क्या समस्या है दोस्तों? अभी मैंने आप लोगों को कहा प्राचीन भारतीय इतिहास, आप लोगों ने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी होंगी, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो आज तक कोई इतिहासकार ये प्रमाणित नहीं कर पाया कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसा हुआ। कुछ विद्वान आए, वो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आए, कुछ विद्वान कह रहा है कि भूकंप आया, कुछ कह रहा है कि महामारी आया, कुछ कह रहा है कि विदेशी आक्रमण हुए। सबका अलग अलग विचारधारा था, लेकिन आज तक पता चला नहीं ना। इसी तरह से अगर हम कालखंड की बात करें हमारे हिंदी साहित्य का, तो आज तक कोई भी विद्वान सही से अनुमान नहीं लगा पाए। लेकिन अधिकतर विद्वानों का मत था कि 4 कालखंडों में डिवीजन हुआ है, जो मैंने आपको बताया, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल बताए ना। अब इसकी समस्या के बारे में बात करते हैं दोस्तों, नामांकन की समस्या। इसकी अगर हम बात करें नामांकन की समस्या को, तो गौर करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे, कालों के नामांकन को लेकर कुछ समस्याएं जो इस प्रकार है, ठीक है। अस्पष्ट सीमा नहीं है भाई, क्या बोलेंगे सर? अभी कह रहा है दोस्तों कि अस्पष्ट सीमा इसका नहीं है। किसका? काल विभाजन का। कह रहा है कि किसी काल का अंत और आगे का आरंभ, अगले, गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा, ठीक है। किसी काल का अंत और अगले का आरंभ निश्चित रूप से तय नहीं है। पर कब इसका अंत हुआ, जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया ना भाई, यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए हमारा भक्तिकाल, सॉरी आदिकाल खत्म हुआ, सॉरी स्टार्टिंग हुआ। अब ये जैसे ही हमारा 1350 में हमारा आदिकाल खत्म हुई, अब 1350 से हमारा भक्तिकाल शुरू हुआ। तो विद्वानों का मानना है कि ऐसा संभव नहीं है, जरूरी नहीं कि जब खत्म हुआ उसी समय शुरू हुआ है। ऐसा विद्वानों का मानना है कि जब शुरू हुआ है उसी समय खत्म हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है। यही कह रहा है कि किसी काल का अंत और अगले का आरंभ निश्चित रूप से तय नहीं है, आज तक प्रमाण नहीं है, बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है। चलिए आगे देखिए, कबीर भक्तिकाल के माने जाते हैं, पर उसकी भाषा और विचार आधुनिकता की ओर संकेत करते हैं। देखो कितना सुंदर बात कह रहे हैं। पर कबीर जो है ना, कबीर ये भक्तिकाल के कवि है, चलो भाई मानते हैं, लेकिन इन्होंने जो भाषा में लिखा है, कवि, कहानी, कुछ भी लिखा है, ये सारे भाषा की अगर हम बात करें, ये आधुनिकता पर आधारित है। तो हम कैसे मान ले कि भक्ति काल, आधुनिक काल, रीतिकाल एक क्रमांक की तरह था? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहासकारों का मानना था, ठीक है। कबीर भक्ति काल के माने जाते हैं, पर उनकी जितने सारे कविता हैं, कहानी है, कुछ भी लिखा है, ये सारे आधुनिकता की ओर संकेत देता है। वही अगर हम पॉइंट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, तो विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत। अब अलग अलग विद्वान आते हैं
और मेरे दोस्तों अलग अलग विद्वान का अलग अलग मानना है भाई, अलग अलग विद्वान का अलग अलग मानना है भाई। क्या कह रहा है, कुछ विद्वान आदिकाल, कुछ विद्वान जो है, कुछ विद्वान आदिकाल को वीर कथा कहा। अभी तो बताएं सर, स्टार्टिंग में बताए नहीं थे, अभी आप लोगों को मैं यही तो बताया कि आदिकाल को वीर कथा काल भी कहा जाता था। यहां पे वही बात कह रहा है कि कुछ विद्वान आदिकाल को वीर कथा कहते हैं, तो कुछ इतिहास इसे प्रारंभिक हिंदी का समय मानते हैं। कोई कहता है कि वीर कथा है, कोई कहता है कि ये हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है। समझ रहे बातों को दोस्तों, समझ में आ रहा है ना भाई। आगे देखिए, भक्ति को भी कुछ लोग भक्ति आंदोलन से जोड़ते भाई, और भक्ति काल को भी कुछ लोग भक्ति आंदोलन से जोड़ते हैं। भक्ति आंदोलन सुने होंगे दोस्तों, याद कीजिए, रामानुजन चाचा इसकी स्थापना किया था। हिस्ट्री में पढ़ाए थे क्लास 12 में कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले जाने वाला व्यक्ति था रामानुजन चाचा। भक्ति आंदोलन याद कीजिएगा। तो भक्ति काल को भी कुछ लोग भक्ति आंदोलन से जोड़ते हैं, तो कुछ धार्मिक साहित्य का काल मानते हैं। कोई बोल रहा है भक्ति काल को कि भक्ति आंदोलन से जुड़ा है, तो कोई कह रहा है कि यह धार्मिक साहित्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज तक प्रमाण नहीं मिला है कि वाकई में क्या है, वाकई में क्या है, आज तक प्रमाण इसका नहीं मिला है। आगे देखिए दोस्तों, भाषा और भाव का अंतर। कई बार एक ही समय में दो अलग अलग तरह का साहित्य, भक्ति और रीति मिलते हैं, जिसमें काल निर्धारण कठिन होता है। बोल रहे हैं ना भाई कि कई बार एक ही समय में दो अलग अलग साहित्य का मिलता है। मान के चलिए दोस्तों कि हमारा जो आदिकाल है, इसमें दो साहित्य मिल गया है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि आदिकाल का है या रीतिकाल का है, नहीं समझ में आ रहा है। इस तरह से काल विभाजन करने में काफ़ी कठिनाई होती है। क्या होती है मेरे भाई, काफ़ी कठिनाई होता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि समय की सीमाएं विवादित है। कुछ लोग आधुनिक काल की शुरुआत 1800 से मानते हैं, जबकि कुछ लोग 1900 के बाद मानता है। और अभी हम लोगों ने कब माना मेरे भाई, अभी हम लोगों ने आदिकाल को कब से माना भाई, आदिकाल को तो बोलेंगे सर आधुनिक काल को हम लोग मानते हैं मेरे दोस्तों 1900 से। लेकिन यहाँ पे एक बात कह रहा है कि कुछ विद्वान है जो कहता है कि नहीं भाई, हमारा जो आदिकाल है ये 1800 से ही शुरू हुआ है। कुछ विद्वानों को मानना है भाई 1800 से नहीं, 1900 के बाद में हुआ है। मतलब आज तक इसकी विचारधाराएं जो है नहीं समझ में आया। समझे मेरे बातों को, मैंने क्या कहा मेरे शेर सरनियों, समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट पे, अब आते हैं दोस्तों हमारा निष्कर्ष की ओर हम लोग मूव करते हैं। समझ में आ गया ना बाबू लोग, बोलिए। नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए रे भाई, कुछ तो बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर, बोलना है भाई, ठीक ना। आगे देखिए कि हिंदी साहित्य के कालों को विभाजन साहित्य को समझने में मदद करता है। हिंदी काल अगर हम देखिए कोई भी चीज़ों को अगर हम डिवीजन करके समझें, अब मेरे भाई देखिए एक क्वेश्चन का आंसर 15 पेज है। एग्जाम्पल अगर हम एक ही दिन में याद करने के प्रयास करेंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको टाइम ड्यूरेशन, हाँ सुबह को इतना से इतना बजे पढ़ना है, शाम को इतना से इतना, रात को इतना से इतना बजे पढ़ना है। आप देखिए 2 दिन में ही याद हो जाएगा, लेकिन आप एक ही दिन में रट्टा लगाएंगे संभव नहीं है। तो हिंदी को समझने के लिए उसका काल विभाजन, उसका ड्यूरेशन में होना बहुत ज़रूरी है, डिवीजन होना बहुत जरूरी है। तो हिंदी साहित्य के कालों को विभाजन साहित्य को समझने में मदद करता है, लेकिन इसके नामकरण और सीमाओं को लेकर अस्पष्ट नहीं है। ठीक है भाई, अपने हिंदी लिटरेचर को, हिंदी साहित्य को अगर अपने टाइम डिवीजन किया है तो अच्छी बात है, लेकिन जो अपने नाम रखा है रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, ये जो काल रखा है और जो टाइम दिया है भाई 1350 से 1750, 1750 से 1900, इस प्रकार जो आपने टाइम दिया है, ये टाइम भी स्पष्टता नहीं हो रहा है। आगे देखिए, अलग अलग विद्वानों के विचारों में विभिन्नता होने के कारण यह एक जटिल विषय बन गया। ये क्या बन गया भाई, एक जटिल विषय बन गया। फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए यह काल विभाजन उपयोगी माना जाता है। ये था दोस्तों आप लोगों का आज का पहला क्वेश्चन, जो मैंने आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाऊं। बाकी आप लोगों को समझ में आया है या नहीं, कमेंट सेक्शन में दबा के कमेंट करें। आज मैं बताऊंगा आप लोगों का पुरस्कार कहानी, ठीक है ना भाई। पुरस्कार कहानी बहुत